हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउस ऑफ लॉर्ड। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का राजा सहित संसद कहा जाता है। संसद सम्राट, लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा से मिलकर बनती है। ब्रिटिश संसद विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिकाओं में से एक है। यह संसदों की जननी कही जाती है। ब्रिटिश सदन में दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। जैसे कि भारत के अंदर हैं संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह ब्रिटेन के अंदर भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है। इसी प्रकार अमेरिका में है, इसी तरह चीन में हमारा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, जापान में दो हैं, अलग अलग संविधानों में अलग है। तो इसी तरह ब्रिटेन में भी दो सदन हैं। 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध तक लॉर्ड सभा कॉमन सभा से अधिक महत्वपूर्ण सदन था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लॉर्ड सभा अब दूसरे सदन के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। लॉर्ड सभा जैसी वंशात्मक संस्था का इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील लोकतंत्र में होना अजीब बात है। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का द्वितीय सदन है, परंतु यह सदन कॉमन सभा से पहले बना है। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधायी सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीनतंत्रीय, शानदार तथा वैभवशाली सदन है। इसमें शान शौकत, अमीरों और अवकाश का वातावरण रहता है। आज से लगभग 100-125 वर्ष पहले लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त थी, परंतु लोकतंत्र का विकास होने के फलस्वरूप धीरे धीरे इसकी शक्तियां छिनती गई और कॉमन सभा की शक्तियां बढ़ती गई। सन 1911 के बाद संसद अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां बची है। अब लेते हैं लॉर्ड सभा की रचना। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या सदा बदलती रहती है। टोटल आज लगभग 815 के आसपास सदस्य संख्या है, जिनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। हमारे आजीवन लॉर्ड्स हैं लगभग 700 के आसपास, वंशानुगत लॉर्ड्स लगभग 92 के आसपास, और आध्यात्मिक लॉर्ड हमारे हैं 26 यानी 26। तो कुल मिलाकर के हमारे 815 के आसपास सदस्य संख्या है। अब लेते हैं नेक्स्ट हमारा लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार और शक्तियाँ। तो ये जैसे भारत के अंदर भी हैं भाई, प्रिविलेज होते हैं कुछ, तो अब उसी तरह ब्रिटेन के सदस्यों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, लॉर्ड सभा के सदस्यों के अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि हमारे लॉर्ड सभा के सदस्यों के अधिकार प्राप्त हैं। लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत न हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका या अखबार वगैरह में, मैगजीन जो छपती है उसमें छपवा सकते हैं। नेक्स्ट है, पीयर बनाने वाले विधेयक लॉर्ड सभा में ही पेश होते हैं। लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। कॉमन सभा द्वारा चलाए हुए महाभियोग की लॉर्ड सभा जांच करती है। कॉमन सभा के सदस्य
अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब तक कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, परंतु लोकसभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा का सभापतित्व लॉर्ड चांसलर करता है। वह पदेन सदन की अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ ऐसे पीयर्स लोगों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं, तथा उपाध्यक्ष भी होते हैं। सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन, सार्जेंट एंड आर्म्स आदि प्रमुख अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ हमारे कर्मचारी होते हैं। वेतनमान समय समय पर इनके वेतनमान घटते बढ़ते रहते हैं, और आज के संदर्भ में लगभग हम बात करें तो लोकसभा के स्पीकर को 1,10,000 पाउंड के आसपास, कैबिनेट मंत्री को लगभग 1,10 के आसपास, राज्य मंत्री को लगभग 85 लाख के आसपास, इसी तरह विरोधी दल के नेता को 75 लाख पाउंड के बराबर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लोकसभा की गणपूर्ति। लोकसभा की गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों का ही होना जरूरी है। सन 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के सदस्य, खास तौर से आजीवन सदस्यों की उपस्थिति गौण रहती है, इसलिए औसतन हमारे प्रतिदिन उपस्थिति लगभग 408 या 10 के आसपास रहती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कोरम के लिए या गणपूर्ति के लिए टोटल हमारे 3 सदस्यों से गणपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोकसभा के कार्यम शक्तियाँ। लोकसभा की कार्यम शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। पहला, परामर्श संबंधी, विधायी संबंधी, वित्तीय संबंधी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ या कार्यपालिका जिसको बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा न्यायिक शक्तियाँ या न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो लोकसभा की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं उनको हम एक एक को विस्तार से लेते हैं। पहला हमारा है परामर्श संबंधी कार्य। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है तो सम्राट या महारानी को परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी उपस्थिति में सम्राट लोकसभा के किसी मामले पर परामर्श ले सकता है। नंबर 2, विधायनी शक्ति। सन 1911 ईस्वी से पूर्व लोकसभा को अवित्तीय मामलों में काफ़ी अधिकार थे। किसी भी साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक था, परंतु 1911 तथा 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति में परिवर्तन कर दिया। सन 1911 के अधिनियम द्वारा यह निश्चित हो गया या तय हो गया कि लोकसभा साधारणतः विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए निलंबित कर सकेगी। इसका अर्थ यह था कि यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा द्वारा 3 लगातार अधिनियमों या अधिनिवेशनों से पास हो जाए और यदि उसे अधिवेशन में अस्वीकार कर दे तो यह प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। सन 1949 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया कि चाहे विधेयक को लोकसभा अस्वीकार कर दे, परंतु यदि वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 अधिवेशनों में पास हो गया है और यदि कॉमन सभा के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन की तिथि तथा उस तिथि में जब दूसरी बार हमारा निम्न सदन में इसको पास किया तब 1 वर्ष बीत गया हो तो यह विधेयक पारित समझा जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा को साधारण विधेयक को निलंबित करने की शक्ति केवल
1 वर्ष रह गई है। नेक्स्ट लेते हैं हमारा वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक केवल कॉमन सभा में ही पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जैसे कि भारतवर्ष के अंदर भी है कि हमारी लोकसभा के अंदर ही हमारा वित्त मंत्री होता है, तो उसी तरह वहाँ का भी ब्रिटेन का वित्त मंत्री होता है, वो हमारा बजट को पेश करता है। कॉमन सभा का स्पीकर ही ये निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसी तरह भारत में भी हमारा जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर, वो इस चीज़ को देखता है। लोकसभा धन विधेयक को 1 माह से अधिक नहीं रोक सकती, जबकि भारत के अंदर आप देखते हो 14 दिन का समय है। 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार लॉर्ड सभा को धन विधेयक में केवल 1 मास की देरी करने का ही अधिकार है। नेक्स्ट है कार्यपालिका शक्तियाँ। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है, लॉर्ड सभा नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है, परंतु लॉर्ड सभा के सदस्यों को भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। लॉर्ड सभा अपने उच्च स्तर के वाद विवाद से भी मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। लॉर्ड सभा को न्यायिक क्षेत्र में कॉमन सभा की तुलना में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त रही हैं। अक्टूबर 2009 तक लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी और यह कार्य 9 न्यायिक लॉर्ड्स द्वारा किया जाता था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था। लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के भाग 3 के तहत ब्रिटेन में 1 अक्टूबर 2003 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे लॉर्ड सभा द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्य हस्तांतरित कर दिए गए हैं। लॉर्ड सभा को अब तक प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो गए हैं। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई है और हमारी न्यायपालिका का जो हमारे वहाँ का न्यायालय है वो इन मामले में काम करता है। तो ये हमारे लॉर्ड सभा की यानी हाउस ऑफ लॉर्ड की कार्य शक्तियाँ थी। अब लेते हैं लॉर्ड सभा की आलोचना। लॉर्ड सभा के संबंध में विभिन्न लोगों में विभिन्नता है, अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों की राय में लॉर्ड सभा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दोषपूर्ण संस्था है। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो लॉर्ड सभा को एक उपयोगी संस्था मानते हैं, उसे बनाए रखना चाहते हैं, परंतु ये लोग उसे वर्तमान रूप में नहीं रखना चाहते। उनका कहना है कि लॉर्ड सभा का सुधार होना चाहिए। तो जिनकी आलोचना हमारी निम्न बिंदुओं पर हम कर सकते हैं। पहली है, लॉर्ड सभा अप्रजातांत्रिक है। नंबर 2, यह पूंजीपतियों का गढ़ है। नेक्स्ट है, अनुदारवादियों का प्रभुत्व है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील कानूनों में बाधा डालता है। नेक्स्ट है, सदस्यों की उदासीनता। नेक्स्ट है, शक्तिहीन सदन आदि। तो पहला हमारा है लॉर्ड सभा अप्रजातांत्रिक। लॉर्ड सभा अलोकतंत्रीयता का प्रतीक है, क्योंकि उसकी सदस्यता का आधार वंशानुक्रमित है, जो लोकतंत्रीय प्रणाली के तहत पूर्णतः विरुद्ध है। लॉर्ड सभा की सदस्यता का आधार लोकतंत्र के प्रमुख तत्व निर्वाचन तथा योग्यता न होकर उत्तराधिकार तथा नामांकन है। इसके अतिरिक्त यह भी कारण है कि इसमें समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे वंशानुगत या पूंजीपति लोग होते हैं। नेक्स्ट है पूंजीपतियों का गढ़। जैसा कि रैमजी मोर ने इसे धनपतियों का गढ़ कहा है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, कंपनी के संचालकों, व्यवसायियों की भरमार है। ये सब निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं। पूंजीपतियों के स्वार्थों का प्रभाव ही इस सदन में हमेशा दृष्टिगोचर होता रहा है। इस कारण इसे हम पूंजीपतियों का गढ़ मान सकते हैं। नेक्स्ट है अनुदारवादियों का प्रभुत्व।
सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करती है। अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई रुकावट नहीं डालता, परंतु मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनने पर प्रगतिशील कानूनों के पास होने में रुकावट डालता है। जैसा कि मेरिट के शब्दों में, जब रूढ़िवादी दल की सरकार होती है तो लॉर्ड सभा गूंगे कुत्ते की तरह व्यवहार करती है और अन्य अवसरों पर वह भेड़िए की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट हमारा है प्रगतिशील कानूनों में बाधा। जैसा कि राउज के अनुसार इसके कार्यों के अध्ययन से पता चलता है कि लॉर्ड सभा ने केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारों के कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाया है जो कि उदार या प्रगतिशील थी। उनके अवसरों पर अनेक अनुदारवादी सरकारों ने उन कानूनों को मान्यता दी कि उनको उदारवादियों की ओर से आने पर रद्द कर दिया गया। उसके एक सदस्य के अनुसार वह एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदारवादी दल के एक अंग के नाते कार्य करती है। नेक्स्ट लेते हैं सदस्यों की उदासीनता। लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायन कार्य के प्रति उदासीन हैं। अधिकांश सदस्य सदन की कार्रवाई में कोई रुचि नहीं रखते। सैकड़ों सदस्य ऐसे होते हैं जो लॉर्ड सभा में जवाब तक नहीं खोलते, अपनी आवाज़ ही नहीं खोलते। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने कहा भवन में घुसने नहीं दिया था क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति भी लॉर्ड सभा का कोई सदस्य है। जैसा कि बेजोट ने कहा कि कुलीन जनों को अपने कर्तव्यों के प्रति वास्तविक उपेक्षा बड़ा भारी दोष है और उनकी प्रत्यक्ष अवहेलना एक खतरनाक दोष है। एक सभा और विशेषकर कानूनों को दोहराने वाली असेंबली जो कि इकट्ठा नहीं होती और जो यह परवाह नहीं करती कि किस तरह विधेयक दोहराया जाए, राजनीतिक उपकरण के रूप में दोषपूर्ण मानी जाती है। इसी तरह हमारी शक्तिहीन सदन मान सकते हैं इसको। सन 2000 से पहले की बात है कि हमारे 1911 और 1949 में संसदीय अधिनियमों के पास होने के पश्चात लॉर्ड सभा अशक्त हो गई। अब उनके पास धन विधेयकों को रोकने के लिए केवल 1 मास और साधारण विधेयकों को रोकने के लिए यह शक्ति केवल 1 वर्ष तक रह गई है। इसलिए ऐसे शक्तिहीन सदन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि एबेसीज ने ठीक ही लिखा है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं हो तो वह उपद्रवी है और यदि सहमत हो तो व्यर्थ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जे.आर. फ्लाइंस के शब्दों में, मजदूर दल का मत है कि लॉर्ड सभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह प्रोफेसर लास्की ने कहा कि लॉर्ड सभा संबंधी अपनी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान यही है कि देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो। इसके साथ साथ भी हम और भी इसकी उपयोगिता या और आगे का जो हम नेक्स्ट लेंगे। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।